अभी तक हम लोगों ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हो चुका था बेटा। हाँ, क्विक रिवीजन of फटाफट हम ये करते हैं कि हमने ना एक लिबरलिज्म की थ्योरी पढ़ ली थी, कंजर्वेटिज्म की थ्योरी पढ़ ली थी और रिवोल्यूशनरीज की थ्योरी पढ़ ली थी। उसके बाद कल मैंने गुजब मेजिनी की के बारे में स्टार्ट किया था, जो कहाँ का था, इटली का था। इटली से वो मतलब जब फ्रांस का रिवॉल्यूशन चल रहा था तो बहुत ज्यादा फेमस हो गया, मतलब बहुत ज्यादा उससे क्या हो गया था, प्रभावित हो गया था। तो प्रभावित होने के बाद क्या हुआ कि उसने इटली में भी धीरे धीरे क्रांति फैलाना चालू किया, बट वो अकेले होने के कारण वो क्रांति ज्यादा फैला नहीं पाया, तो इसलिए उसको क्या हुआ, पकड़ लिया गया। कब? 1831 में। ओके, अब उसके बाद की कहानी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इतना सबको समझ में आया? रिप्लाई? ठीक है। अब देखो, गुजब मेजिनी ये कहाँ का था? इटली का था। इसको है ना 1831 में एक्साइल भेज दिया गया। किस कारण के लिए? इसने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, ठीक है? रिवॉल्यूशन कहाँ? इटली के लीगोर शहर में, ठीक है? अब इसने इटली में जब इसने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, बट किंग जो वहां का था उसने इसको पकड़ लिया, उसको क्या किया, जेल में भेज दिया। अब जैसे ही वो जेल से किसी भी करके वो बाहर निकला, तो उसने क्या किया, उसने ना कुछ सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। सीक्रेट सोसाइटीज का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि वो सोसाइटी जो छुप छुप के काम करती है, लोगों को है ना फ्रीडम लिबर्टी के बारे में बता देती, ठीक है? वो जो सीक्रेट सोसाइटीज थी वो उसने कितनी बनाई? 2 बनाई। पहला यंग इटली इन मर्सिल्स, सेकंड यंग यूरोप इन बेनी। बेनी और मर्सिल्स ये इटली की जगह का नाम है, ठीक है? इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब उसके बाद इसका एक फेमस स्टेटमेंट है, ये फेमस स्टेटमेंट आपको एग्जाम में पूछता है। वो स्टेटमेंट ये है, गॉड हैज इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। मतलब ये है कि भगवान ने नेशंस को ऐसा बनाया है कि ताकि वो सारे के सारे मैनकाइंड से उनके बीच क्या हो, यूनिट्स हो, उनके बीच कोई डिफरेंस नहीं हो। लाइक दैट ऐसा है जैसे फॉर एग्जांपल लोग कि हमारे हिंदू, जैसे हमारे हिंदू रिलीजन में सभी के सभी आदमी और सभी के सभी मेल्स फीमेल्स बच्चे, इन लोगों को हम क्या कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं, किस बेस पे? कास्ट वाइज पे। किसी को एसटी कहते हैं, किसी को एससी कहते हैं, किसी को ओबीसी कहते हैं। यदि हम हिस्ट्री में जाके देखें तो हिस्ट्री में उसको कैसे कहते थे? ब्राह्मण कहते थे, क्षत्रिय कहते थे, वैश्य कहते थे और शूद्रास कहते थे, ठीक है? उसी कैटेगरी वाइज डिवाइड होते होते फ्रांस में कैसा था? फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में भी कैसा था? अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। तो गुजब मेजिनी ये स्टेटमेंट कहते थे, गॉड हैज इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। गॉड ने जैसा बनाया दुनिया को, तो सारे के सारे नेशनल से वर्ल्ड के उनको क्या होना चाहिए? सारे के सारे मैनकाइंड के प्रति यूनिट होना चाहिए, उनको लोगों के बीच डिफरेंस नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि फ्रांस में ही है ना थर्ड स्टेट के ऊपर, थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की जब डिफरेंसेस रही, तो उसी कारण एक बहुत बड़ा रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। इनकी स्टेटमेंट से लोग इतने प्रभावित होते थे कि लोग इनसे मिलने के लिए बहुत दूर दूर से आते थे, ठीक है? और ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लिए ना बहुत ही उल्टे, मतलब उल्टे शब्द कहते थे, ताकि ना ये लोग जो है ये फटाफट है ना जो गवर्नमेंट पे रूल कर रहे हैं उसको वो छोड़ दे। तो यहाँ पे एक फेमस है ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक कौन था? माइक ऑन करके आंसर करो। बेटा ड्यूक मेटरनिक कल बताया था कौन था? श्रुति, मेहक, सुमित, जयसिंह। एनीवन आंसर प्लीज? यस और नो? रिप्लाई करो। बेटा रिप्लाई करो फटाफट। बेटा आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। तो फिर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? ड्यूक मेटरनिक कौन था मालूम है? यस और नो? ऑस्ट्रेलियन चांसलर। क्या बेटा एक बार जोर से फिर से बोलना। ऑस्ट्रियन चांसलर। ऑस्ट्रियन चांसलर, ठीक।
ड्यूक मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का था, जिसने ट्रीटी ऑफ वियना कन्वेंशन करवाई थी जब है ना फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट हार चुका था। ठीक है, तो ड्यूक मेटरनिक इसका नाम है ना, रट लेना, एग्जाम्स में तुझसे पूछेगा। ड्यूक मेटरनिक, ड्यूसेप मेज़िनी, ये ना 3-3 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं आपके उसमें, और एक एक नंबर के स्टेटमेंट्स बनते हैं। ड्यूक मेटरनिक का स्टेटमेंट था मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, सॉरी यहाँ मीडिया नहीं आएगा, ऑर्डर आएगा। ठीक है, अब ड्यूक मेटरनिक जो था वो क्या था, मोनार्की और क्या था, एरिस्टोक्रेट था, और वो कहां से था, एक गवर्नर था। तो ये इसने ये कहा कि जो ये ड्यूसेप मेज़िनी है ये सबसे बड़ा डेंजरस एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर के लिए। यहाँ पे सोशल ऑर्डर का मीन जो है, यहाँ पे सोशल ऑर्डर का मीन है जो एरिस्टोक्रेट रूल कर रहे थे जब नेपोलियन बोनापार्ट डेथ हो गई थी, और उसके बाद जो बाकी की कंट्रीज थी धीरे धीरे करके वहां पे मोनार्की वापस से रीएस्टेब्लिश हुई। रीएस्टेब्लिश होने के बाद कुछ कुछ अंदर ही अंदर जो सीक्रेट सोसाइटीज अपना काम कर रहे थे, जहां पे ड्यूसेप मेज़िनी इटली के जो प्रोमिनेंट लीडर थे, तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ड्यूक मेटरनिक ने स्टेटमेंट दिया कि ये जो बंदा है ये सब सोशल ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा खतरनाक है। ठीक है, किसी को डाउट है अभी तक यहाँ पे? बेटा किसी को डाउट? नो सर। किसको डाउट है? किसी को डाउट नहीं है अभी? नो सर। ठीक है, अब कुछ टाइमलाइंस बता रहा हूँ, टाइमलाइंस याद रखना। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में। ठीक है, उसके बाद जिसको अभी तक मतलब जो समझ रहा है, ठीक है, उसका मैं प्रॉपर से क्विक रिकैप स्नैपशॉट्स पे करवा रहा हूँ। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में। ठीक है, उसके बाद नेपोलियन आया और उसने एक्सपांशन स्टार्ट कर दिए 1801 से, बट मेनली जो कंसीडर करते 1814 में। ठीक है, फिर नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ हुई, कंजर्वेटिव्स ने टुक किया, नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ हुई, कंजर्वेटिव्स ने टुक ओवर किया। ठीक है, इसको टुक ओवर किया इन्होंने 1815 में। 1815 के बाद यहां से इन लोगों का पूरा राज चला, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव एरा। ठीक है, ये कंजर्वेटिव एरा जो चला वो 1815 से 1830 के बीच चला। ठीक है, और अब 1830 के बाद रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गए। ठीक है, मैंने आपको सबकी डेफिनेशन बता दी है, कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं, लिबरल्स कौन होते हैं, ठीक है, और रिवॉल्यूशनरीज कौन होते हैं। ठीक है, 1848 तक चलेगा। ओके, यहाँ अब कुछ लिबरल्स की नेशनलिज्म के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बच्चों एक स्टेटमेंट ड्यूक मेटरनिक का जो है, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको पूरा फ्रांस का जो एक इफेक्ट है वो पूरे यूरोप में मैंने बताया। एक ड्यूक मेटरनिक का स्टेटमेंट मैंने आपको सोशल ऑर्डर वाला बताया था, ठीक है, जो उसने ड्यूसेप मेज़िनी को लेके कहा था। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि when France sneezes, the rest of Europe catches cold। ठीक है, ये स्टेटमेंट सबको दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? यहाँ पे ड्यूक मेटरनिक एक स्टेटमेंट देते हैं। देखो अभी जो मैंने आपको टाइमलाइन बताई उसमें 1815 से 1830 तक है ना कंजर्वेटिव एरा होता है मतलब कंजर्वेटिव लोग रूल करते हैं अपन नेपोलियन बोनापार्ट के डेथ के बाद।
ठीक है। बट जो कुछ फॉर्म मतलब जो कंजर्वेटिव मतलब बट जो रिवॉल्यूशनरी सोसाइटीज होती है वो क्या करती है, सीक्रेट सोसाइटीज के रूप में काम करती है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या करती है, क्योंकि फ्रांस ही मेन ओरिजिन है जहां से लिबर्टी और फ्रीडम की मतलब लिबर्टी और फ्रीडम आया और पूरे के पूरे यूरोप में फैलने लग गया। तो वहीं पे जब एक बढ़ते जब देखा जाता है कि फ्रांस के अंदर और बढ़ रही है मतलब और चीजें नई नई हो रही है, तो फिर ड्यूक मेटरनिक जो ऑस्ट्रियन चांसलर है ये वापस से स्टेटमेंट देते हैं या गवर्नर है जो आप बोलो, when France reaches the rest of the Europe catches cold, यदि फ्रांस सीखता भी है, ठीक है, तो पूरे के पूरे यूरोप में क्या होती है, ठंड पड़ जाती है। मतलब यदि फ्रांस के अंदर कुछ भी होता है, इसका कहने का मतलब ये है यदि फ्रांस के अंदर कुछ भी होता है तो पूरे के पूरे यूरोप में उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नंबर का स्टेटमेंट बनता है, इसको आप ना रिमेंबर करके रखना, ठीक है। यहाँ पे स्नीजेस का मतलब होता है कि कुछ भी यदि हरकत फ्रांस में होती है तो पूरा का पूरा इफेक्ट यूरोप के कोल्ड मतलब पूरा का पूरा यूरोप पे पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, सोच देखो, जब फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ हुई, ठीक है, तो जो जिस बंदे ने मोनार्की इस मतलब जो कंजर्वेटिव था, जो मोनार्की में मोनार्कल था और जिसकी किंग जो एरिस्टोक्रेट था, उस किंग का नाम था लुइस फिलिप, ओके। लुइस 16 के बाद जो किंग जो हुआ उसका नाम था लुइस फिलिप, ठीक है। यही लुइस फिलिप जो था इसको अपॉइंट किया था किसने, ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर जो 3 कंट्रीज थे, ब्रिटेन, पर्शिया, इटली और फ्रांस, इनके बीच जब समझौता हुआ, समझौता में इन्होंने लुइस फिलिप को है ना वहां तक क्या बना दिया, किंग हेड मतलब किंग बना दिया, ठीक है। ये किंग बना दिया और ये कौन सी डायनेस्टी का था, वेस्टर्न डायनेस्टी का था, ठीक है, या बस्टाइड डायनेस्टी जो आप बोलना चाहो, ठीक है। यहां पे किसी को डाउट? नो सर। ठीक है। अब है ना यहाँ से थोड़ा, मैंने कभी आपको कहा था कि यूरोप की कंट्रीज पढ़ के आना, कौन पढ़ के आया अच्छे से? किसी ने यूरोप की कंट्रीज पढ़ी है? यस और नो में आंसर करो फटाफट। पढ़ी है कि नहीं? नो सर। नहीं पढ़ी है? कल के कल है ना सबके सब है ना पढ़ के आना, ठीक है। मैं पूछूंगा रेंडमली, किसी से भी पूछ लूंगा, ठीक है। अब देखो, अब सबको समझना ये पूरा का पूरा यूरोप है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ना हमारा पड़ता है एशिया, एशिया पड़ता है, इसको ये मान लो यूरोप, ये मान लो एशिया, ठीक है। अब एशिया के ईस्ट में ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये साउथ, ये नॉर्थ, ठीक है। यूरोप का ये ईस्ट होगा, इसका ये नॉर्थ हो, इसका ये नॉर्थ होगा, इसका ये वेस्ट होगा, इसका ये साउथ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पड़ता है इंडिया, यहां से हम इधर इधर जाते हैं तो पूरा का पूरा पड़ता है सेंट्रल एशिया, ठीक है। ये सेंट्रल एशिया के पार्ट जहां पे आपका ईरान, इराक, ठीक है, लेबनान, ये जितना भी मेजर पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला ऊपर का जो पहले जो रशिया था, मतलब सपोज समझना कि रशिया ये भी इतना बड़ा है, तो रशिया और यूरोप के कहने के बीच जो कंट्रीज आती थी, ठीक है, ये वो कंट्रीज है जो आज प्रेजेंट है, लेबनान, लीबिया और मतलब ये सारी जो कंट्रीज है ये सारी प्रेजेंट है, ठीक है। लीबिया नहीं है, सॉरी, लेबनान है और बाकी आपकी यूएई है, कतर है और बहुत सारी अरेबियन कंट्रीज होती थी। अब ये जो अरेबियन कंट्रीज होती थी, ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा है वो है ना उसको इसके साथ में मिक्स नहीं करना, ठीक है। ये अभी अलग कंसेप्ट है थोड़ा, ठीक है। वो फ्रांस रिवॉल्यूशन यूरोप में चल ही रहा है, उसको है ना इससे मर्ज नहीं करना। यहाँ पे उसी टाइम पीरियड में पैरेलली कुछ और हो रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है वो बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या थी, ऑटोमन एम्पायर थी,
ठीक है। ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, ये ऑटोमन एम्पायर कंसिस्ट की 3 रिलीजन से। एक कुछ लोग कहलाते हैं ज्विश, कुछ लोग थे इस्लामिक और कुछ लोग थे क्रिश्चियनिटी के। ठीक है, समझ रहे हो? अब जो ये क्रिश्चियनिटी, इस्लामिक और ज्यूइश थे, ठीक है, तो इनका जो किंगडम था, मतलब वैसे तो इस एम्पायर के अंदर 3 रिलीजन थे, ज्यूइश, इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी। ठीक है, अब जो ये पूरा का पूरा एम्पायर था, बड़ा था, सब मतलब समझ लो ये सेंट्रल एशिया है, ये भी पूरा का पूरा एम्पायर है। ठीक है, तो ये भी थोड़े थोड़े प्रोविंसेस में टूटे होते थे, ये टूटे हुए। ठीक है, कहीं पे कोई रूल कर रहा है, कहीं पे कोई बाहर रूल कर रहा है, कोई अंदर, मतलब कैसे रूल्स कर रहे हैं सब। ठीक है, और सिर्फ इसका एक किंग हेड होता था। बट जब पैरेलली फ्रांस में रिवॉल्यूशन चल रहा था और धीरे धीरे वहां पे फ्रांस के लोग है ना लिबर्टी और फ्रीडम के बारे में जानने लग गए थे। तो देखो, मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, यदि आपके घर में, यदि आपके पड़ोस में आग लगेगी तो आपको ये पता चले कि आपके पड़ोस के घर में आग लगी है। फ्रांस का पोजीशन ऐसा था कि वो यूरोप में तो फैल ही रहा था, उसके इफेक्ट यहाँ के सेंट्रल एशिया में भी इफेक्ट पड़ रहे थे। ठीक है, और जब सेंट्रल एशिया में इफेक्ट पड़ने लग गए तो क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर जो था, जो बहुत बड़ा था, वो धीरे धीरे करके क्या हुआ, टूटने लग गया। ठीक है, टूटने लग गया, और जब ये टूटने लग गया तो यहां से है ना ग्रीस जो है, ग्रीस जो है, जो जिसको हम ग्रीक भी कहते हैं, ग्रीक, वो क्या हो गया, ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गया। ठीक है, एक फ्रांस की रिवॉल्यूशन का इफेक्ट सेंट्रल एशिया के ऑटोमन एम्पायर से एक पूरा का पूरा एम्पायर टूटता है। ठीक है, वो रिवॉल्यूशन, इसका इफेक्ट फ्रांस में, वहां से जो ग्रीक कंट्री है ये क्या हुई, अलग हो गई। अब आप लोगों ने, मैंने आपको कहा था कि आप यूरोप की कंट्रीज पढ़ना और उसके आसपास की कंट्रीज पढ़ना, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो आपको ग्रीक समझ में नहीं आ रहा होगा। इसलिए आज जाके ना सबके सब है ना, सबसे पहले ना एशिया और यूरोप, इसके यूरोप की सारी कंट्रीज पढ़ना और उससे कौन कौन से कंट्रीज कनेक्टेड है एशिया के, वो सारे पढ़ लेना, तब जाके ना इसके बारे में आप ज्यादा और जान पाओगे। ठीक है, अब जो ये ग्रीक था, ये जैसे ही टूटा, ठीक है, तो इसने क्या किया, अपना अलग ही एक एम्पायर, उस वक्त तो मतलब कंट्री तो बन ही गया था, और इसका जो है, और ये अलग ही एक एम्पायर बन गया। ठीक है, और यहाँ पे किसका मेजर इफेक्ट हुआ, फ्रांस रिवॉल्यूशन का इफेक्ट हुआ। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कैंडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ठीक है, कैंडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। अब इसको कैंडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो, यूरोप की क्रांति के कारण पूरा का पूरा ग्रीक जब बाहर आया, ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक कैंडल की लो की वजह से आया। मतलब नॉर्मली बात करो कि ना, एक सपोज देखो, जब कैंडल कहीं दूर होता है तो उसकी रोशनी कितनी फैलती है। अब अभी के जमाने में तो लाइट है, एलईडीज है, एलसीडीज है, बहुत सारी चीजें हैं। बट उस वक्त 18वीं सेंचुरी के टाइम में जब कैंडल्स थे, ठीक है, तो वहां पे कैंडल एक मेजर सोर्स था लाइट के लिए, पढ़ने लिखने के लिए। तो जब ग्रीक वहां से बाहर आया तो उसका एक इन्होंने मेजरली स्टेटमेंट दे दिया, क्या क्या, इसको क्या कहा जाता है, कैंडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। नहीं है, ठीक है। अब जो ये कैंडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन जिसने कहा, ठीक है, यूरोपियन सिविलाइजेशन जिसने कहा, उस बंदे का नाम जो है, उस बंदे का नाम, एक मिनट में ड्रॉप कर देता हूं, उस बंदे का नाम था पोएट लॉर्ड बैनन। ठीक है, पोएट लॉर्ड बैनन। पोएट लॉर्ड बैनन जो है, इस बंदे का नाम था, और इसने मेजर रोल इंपॉर्टेंट किया ग्रीक को इंडिपेंडेंट दिलवाना, किससे, ऑटोमन एम्पायर से। ऑटोमन एम्पायर क्या था, ऑटोमन एम्पायर एक एम्पायर था जिसके अंदर कुछ धर्म के लोग होते थे, ज्यूइश एम्पायर, क्रिश्चियनिटी। ये कहां पे था, ये था सेंट्रल एशिया और थोड़े पास यूरोप में।
ठीक है। अब जैसे जैसे फ्रांस रिवॉल्यूशन का इफेक्ट पूरे यूरोप में फैलने लग गया, तो कुछ न कुछ लोग कहाँ गए होंगे, ऑटोमन एम्पायर में गए होंगे। ऑटोमन एम्पायर के अंदर भी कुछ लोगों ने ना रिवॉल्यूशन छोटे छोटे किए। उसका एक मेजर इम्पैक्ट ये हुआ कि जैसे किंग की डेथ हुई, जो ये ऑटोमन एम्पायर्स के जो बड़ा जितना बड़ा ऑटोमन एम्पायर, तो धीरे धीरे प्रोविंसेस में टूटने लग गया। और जब टूटने लग गया तो टूटने के बाद केवल ग्रीस जो है वो एक कंट्री बन गई, जो किसके से बनी, जो मेजरली किससे इफेक्ट हो गई, मतलब किसकी थिंकिंग से इफेक्ट हो गई, वो यूरोपियन जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ उसकी मेजॉरिटी थिंकिंग से बहुत बड़ा उसको इम्पैक्ट हो गया। और उसको किस स्टेटमेंट से किया गया, कैंडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। किसने कहा, पोएट लॉर्ड बेनिन ने। अब पोएट लॉर्ड बेनिन जो देश है, ठीक है, इन्होंने मेजर रोल इंपॉर्टेंट किया। किसमें किया, ग्रीस की आजादी में किया। किससे किससे आजादी में किया, ऑटोमन एम्पायर की आजादी से, मतलब ऑटोमन एम्पायर से आजादी के लिए किया। ठीक है। अब ग्रीक आजाद हुआ किससे, ऑटोमन एम्पायर से। तो जो ऑटोमन एम्पायर से जो आजाद हुआ, अब किसी भी कोई भी कंट्री यदि आजाद होगी, ठीक है, यदि उस कंट्री ने अपने आसपास की कंट्रीज या किसी भी एम्पायर से समझौता नहीं किया, तो कोई भी किंग आके उस पर अटैक कर देगा ना। तो इसलिए ना ग्रीस जो लॉर्ड बेनिन था, उसने एक ट्रीटी करी इसके साथ, जो बाकी के ऑटोमन एम्पायर कंट्रीज, मतलब ऑटोमन एम्पायर के अंदर जितनी कंट्रीज थी उनके साथ, या जो ऑटोमन एम्पायर के अंदर कंसिस्ट थे अभी भी, पर ग्रीक जो है वो उनसे इंडिपेंडेंट हो गया था। उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 जहां पे ग्रीस ने डिक्लेयर कर दिया कि दे आर इंडिपेंडेंट। क्या है, दे आर इंडिपेंडेंट। ओके, कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह का नाम है, ठीक है। कहां को, कौन सी ईयर में, क्या 1832 में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 1815 से 1830 के बीच क्या था, कंजर्वेटिव लोगों ने राज किया, बट 1830 के बाद क्या हुआ, रिवॉल्यूशनरी स्टार्ट हुए। ठीक है। अब रिवॉल्यूशनरी जैसे ही स्टार्ट हुए तो उसका देखो मेजर इंपैक्ट क्या हुआ कि 1830 के बाद 1832 आएगा। तो 1832 के अंदर ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर से क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हो गया। और जो उसने इंडिपेंडेंट हुआ और उसने ट्रीटी करी, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, ये एक नंबर में पूछता है क्वेश्चन। किसी को डाउट, यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। नहीं है। अब मैं ना क्विक रिवीजन करवा देता हूं, ठीक है, सबका फटाफट। ओके, देखो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ। फ्रांस रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट के बाद क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट आया। नेपोलियन बोनापार्ट क्या लेके आया, सिविल कोड ऑफ। लेट गई मैं आज देखना और 40 कहीं पे। क्या हुआ, किसकी आवाज थी ये? किसी को प्रॉब्लम है? देखो पूरा का पूरा रिवीजन क्विक करवाता हूं, ठीक है। 1804 के बाद क्या हुआ, कहां पे थे, नेपोलियन बोनापार्ट आया। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक्सपांशन की थ्योरी की। एक्सपांशन की थ्योरी करने में क्या हुआ कि उसने 1801 से लेकर 1849 तक ऑलमोस्ट आधे ज्यादा यूरोप कंट्रीज के ऊपर उसने आक्रमण किए और कुछ कंट्रीज जीते भी। बट 1814 में बैटल ऑफ वाटरलू से वो हार जाता है। हारने के बाद क्या होता है, वापस एक मोनार्की आ जाती है, उसको ओवरथ्रोन करती है। अब मोनार्की कैसे आती है, मोनार्की आती है ट्रीटी ऑफ वर्साइल से, जिसके अंदर 3 कंट्रीज, जिसने किसको हराया था, नेपोलियन बोनापार्ट को। कौन सी, पर्शिया, उसके बाद पर्शिया हो गया, सेकंड में आपका आ जाएगा ब्रिटेन, और थर्ड में आ जाएगा इटली। यहाँ पे इन तीनों कंट्रीज ने क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट को हराया। इन्होंने फ्रांस की मोनार्की के साथ ट्रीटी करी। अब और किंग कौन सा अपॉइंट किया, उस किंग का नाम था लॉर्ड फिलिप। लॉर्ड फिलिप के बाद ये तो क्या हुई, बस कुछ हाँ, अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इन्होंने इसको मोनार्की को अपग्रेड किया, बट जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, बट कुछ लोग जो थे वो क्या थे, छुप गए थे। उसके अंदर कुछ लोग रिबलर्स थे, कुछ लोग कंजर्वेटिव्स थे। कंजर्वेटिव्स तो रूल कर रहे थे, जिनको हम एरिस्टोक्रेट भी कहते हैं, ठीक है। और कुछ लोग क्या थे, नेशनलिस्ट और रिवोल्यूशनरिस्ट थे। अब इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्या हुआ, कुछ फेमस लोग जो बंदों ने रिवॉल्यूशन किया था और जिस बंदों ने रिवॉल्यूशन से बहुत इंपैक्ट हुए थे,
उन्होंने क्या किया, कुछ सीक्रेट सोसाइटीज बनाए, क्योंकि किंग क्या करता था, इन लोगों को ढूंढ कर मारता था। अब 1815 से 1830 के बीच जब ये किंगशिप राज कर रहे थे, इसी के बीच इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाते बनाते क्या हुए थे, एक्सपांड हुए थे। अब इनके अंदर मेजर रोल आपको किसको है, एक गुज़ुत मेज़िनी का नाम आप याद रखना, और एक एरिस्टोक्रेट के अंदर आप किसका याद रखोगे, जिसने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कर रहा है ऑस्ट्रिया के अंदर, ड्यूक मेटरनिक का, उसका नाम याद रखना। अब ये जब इन्होंने है ना पूरा का पूरा जब ये लोग एक्सपांड हो गए, तो ये कहा, मतलब कुछ लोग ग्रीस भी पहुंच गए और बाकी यूरोप कंट्रीज भी पहुंच गए। तो सेंट्रल एशिया के अंदर कौन सी एम्पायर थी, ऑटोमन एम्पायर थी। ऑटोमन एम्पायर किससे कंसिस्ट थी, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और आपका ज्यूइश, जिसको हम यहूदी भी बोलते हैं। अब इन एम्पायर्स के अंदर इसका जैसे एक मेन किंग हेड डेथ होता है, तो धीरे धीरे एम्पायर्स प्रोविंसेस टूटने लगती है। और फ्रांस रिवॉल्यूशन, जो बंदे एक्सपांड होकर वहां गए थे, वो उसका मतलब लिबर्टी और फ्रीडम के बारे में लोगों को बताते हैं। तो ऐसे करते करते क्या होता है कि ग्रीस जो भी है, वो भी किससे हो जाता है, उन कंट्रियों से अलग हो जाता है। और वो कंट्री से अलग होने के बाद क्या करता है, ट्रीटी करता है। वो ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टिपोल, जो कब होती है, 1832 में। ठीक है, किसके साथ करता है, ऑटोमन एम्पायर के साथ करता है। ठीक है, यहां तक की कहानी हो गई। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नहीं है ना। देखो आपका ये चैप्टर, ये थोड़ा डीप मतलब ये चैप्टर जो है डीप अंडरस्टैंडिंग है। इसके अंदर अभी हमने नियर अबाउट आप मान सकते हो 45% का जो कंसेप्ट है, हमने कवर अप कर दिया है। ठीक है, अब टाइम ओवर होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए ना मैं कुछ चीजें बोलूंगा कि आप लोग कल यूरोपियन कंट्रीज अभी जितनी भी है वो सबके सब पढ़ोगे। सेंट्रल एशिया किसको, एशिया के वेस्ट पार्ट की जितनी भी कंट्रीज है वो सारी पढ़ लेना। ठीक है, और मुझे ना कल के कल है ना, बाकी जब मैं कंट्रीज के नाम पूछूं और कैपिटल्स पूछूं, तो मुझके सबके सब जिनसे भी मैं पूछूं वो आंसर देगा, और यदि किसी ने आंसर नहीं दिया तो मैं मीटिंग से उसको बाहर कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके, किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है, क्या डाउट है? मेरा डाउट पूछो फटाफट। सर होमवर्क फिर से बता दो एक बार। फिर से क्या बता दूं? होमवर्क होमवर्क बता दूं? अच्छा ठीक है। यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है वो सारी के नेम्स आपको कल के कल कौन किस लोकेशन पे है वो सब आपको मालूम होना चाहिए। साथ में एशिया के वेस्ट पार्ट में जितनी भी कंट्रीज है उनके नाम आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, कल उन कंट्रीज के बारे में और कुछ लोगों के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए ना, यदि वो कंट्रीज आपको रिमेम्बर नहीं रहा है, क्योंकि आप लोगों ने कभी वर्ल्ड मैप देखा है, वर्ल्ड मैप पढ़ा यस है? सर वर्ल्ड मैप देखा है। नहीं पढ़ा है ना। वर्ल्ड मैप से कंट्रीज जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो एम्पायर इफेक्ट आपको पता नहीं चलेगा। अब जैसे आज एकदम से ऑटोमन एम्पायर आया तो आपको एशिया कंट्रीज ही नहीं मालूम है ज्यादा कि ग्रीस कहाँ है, तो फिर मैं आगे कैसे बताता। मैंने आपको उसको बेसिकली बता दिया कि ग्रीस जो है वो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज के अंदर पड़ता था उस वक्त। ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है। यस सर। लास्ट बार फेमस स्टेटमेंट, हाँ एक पॉइंट और रहेगा था लॉर्ड बेनिस के बारे में। दो पर्संस एमिनेंट जो प्रोमिनेंट आपके एग्जाम्स में पूछता है। एक तो ड्यूक मेटरनिक का स्टेटमेंट है, सेकंड है गुज़ुप मेज़िनी ने क्या क्या काम किया था, जो और उसने जो दो सोसाइटीज बनाई थी, एक मेजियस में बनाई थी, एक बेनिन में बनाई थी। ये कहाँ, इटली की है। ठीक है, और एक है लॉर्ड बैनिंग। ठीक है, ये जो है ये तीन प्रोमिनेंट है, इनके बारे में है ना वन वर्ड मतलब आंसरिंग वन वर्ड में पूछता है आपसे। ठीक है, कि लॉर्ड बेनिंग कहाँ का था, ड्यूक मेटरनिक ने क्या स्टेटमेंट दिया। ठीक है, और बाकी जो ट्रीटी मैंने आपको नाम ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, इसके बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया वो आप उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, यस सर। ओके, ओके सर। ठीक है, आप लोग अब लीव कर सकते हैं। बाय बाय सर।